हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्मिथ। मैं आज बात करूंगा हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। हाइपोनेट्रीमिया शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको दो रिवाइज करवाना चाहता हूं कि वो है रास सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मतलब यहाँ सिंथेटिक स्टिमुलेंट हो जाए या फिर मतलब वाटर कंटेंट कम, वॉल्यूम लॉस हो जाए या फिर सोडियम कंटेंट कम हो जाए, तब यहाँ से रेनिन रिलीज होगा और अल्टीमेटली आल्डोस्टेरोन यहाँ पर एक्ट करेगा। वो जिसकी एक्शन आप जानते हैं कि सोडियम रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम एक्सक्रीशन। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि यूरिन सोडियम लेवल जो होता है वो अल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि जितना रीअब्सॉर्ब हो जाएगा उतना यूरिन में कम आएगा। और दूसरी बात है एडीएच के बारे में। तो अगर बॉडी में मतलब वाटर कम हो जाए तो ऑस्मो रिसेप्टर मतलब ऑस्मोलालिटी बढ़ जाएगी और ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए और एडीएच रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से, और ये यहाँ एक्ट करेगा जिसके वजह से H2O रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो एक बात आप समझ सकते हैं कि जितना मतलब वाटर रीएब्सॉर्ब ज़्यादा होगा उतना यहाँ यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा। तो यूरिन ऑस्मोलालिटी जो होती है वो एडीएच डिपेंडेंट हो गई। तो अब मैं शुरू करूंगा हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर लेवल 135 से कम हो जाए तो उसे हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। और माइल्ड मॉडरेट सीवियर किसे बोलते हैं कि अगर 130 से 134 तक हो तो उसे माइल्ड, 125 से कम हो तो सीवियर, और इन दोनों के बीच का मॉडरेट। तो और हाइपोनेट्रीमिया के बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसके मतलब हाइपोनेट्रीमिया के हर कॉज में एडीएच लेवल आपको हाई मिलेगा। तो ये एक जानने वाली बात हो गई। और अब मैं शुरू करूँगा हाइपोनेट्रीमिया के। अगर हम क्लासीफाई करें तो वो ऑस्मोलालिटी के हिसाब से तो वो हमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक मिलेगा। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा आइसोटोनिक से। इसे हम सूडो हाइपोनेट्रीमिया भी बोलते हैं। तो उस सूडो का मतलब आप जानते हैं कि ये एक्चुअल में बॉडी में नहीं होता, पर ये लैब का मतलब लेबोरेटरी के लिमिटेशन की वजह से होता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर कोई सॉलिड कंटेंट बढ़ जाता है ब्लड में, जैसा कि प्रोटीन या फिर लिपिड, तो उसकी वजह से मतलब लिक्विड कंटेंट कम हो जाए सीरम में और सॉलिड कंटेंट बढ़ जाए, तो ये लेबोरेटरी के लिमिटेशंस के कारण हमें हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा। तो ये एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम अनडाइल्यूट यूरिन में हम आयरन स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड से डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो हमें ये एब्नॉर्मलिटी नहीं मिलेगी, हमें मतलब करेक्ट सोडियम लेवल मिल जाएगा। तो ये कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अब उसके बाद आता है हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। तो इसका रीज़न क्या है कि अगर कोई मतलब हाई ऑस्मोलर कंटेंट हो, जैसे कि ग्लूकोज, ये बढ़ जाने की वजह से होता है। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि समझिए, जैसे कि अगर मतलब ये कोई भी उसका रीज़न क्या होता है कि ऐसे ऑस्मोलर मतलब कंटेंट बढ़ जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते। आप समझ सकते हैं कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाता तो फिर यह मतलब ये एक्स्ट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर स्पेस में ये मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता, तो वाटर शिफ्ट होने का कोई रीज़न ही नहीं था। तो ये कैसे होता है कि अगर जैसे कि समझिए यहाँ ग्लूकोज कंटेंट बढ़ जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता, तो मतलब जो भी मतलब यहाँ का वाटर होगा वो अब ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। इसकी वजह से ये जो सोडियम था वो अब डाइल्यूट हो जाएगा और हमें हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा। तो ये कौन कौन सी चीज़ में देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो या फिर मैनिटोल हो, मैनिटोल जैसे का कंटेंट की वजह से। और एक और बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यूरिया के बारे में। तो अब ये यूरिया क्या होता है कि अगर बॉडी में यूरिया ब्लड वेसल्स में बढ़ जाए तो ये यूरिया सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर देता है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर देगा तो फिर मतलब वाटर की शिफ्ट होना पॉसिबल ही मतलब उसका कोई सवाल ही नहीं उठता उस पर। तो यूरिया के बढ़ जाने की वजह से आपको हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया नहीं मिलता, मतलब यूरिया बढ़ने के कारण हाइपोनेट्रीमिया नहीं होता। तो कौन कौन सी चीज़ यहाँ करेगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज या फिर मैनिटोल सॉर्बिटॉल ग्लिसरॉल, ये फिर कई बार रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी करते हैं। पर याद रखने वाली बात ये है कि यूरिया नहीं करता। और इसके बाद आता है हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रेमिया। अब ये मेन चीज़ है। तो हमें अगर हम वॉल्यूम स्टेटस के हिसाब से डिवाइडेड करें तो ये तीन तरह के हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक, यू वॉल्यूमिक और हाइपरवॉल्यूमिक। तो मैं शुरू करूँगा हाइपोवॉल्यूमिक से। तो हाइपोवॉल्यूमिक का रीज़न क्या है, तो अगर मतलब बॉडी में वाटर, आप जानते हैं कि बॉडी में वाटर और सोडियम कंटेंट होगा, पर अगर हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है पर उसमें मतलब वाटर लॉस थोड़ा कम हो और सॉल्यूट मतलब सोडियम लॉस ज़्यादा हो, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, एक एक्स्ट्रा रीनल लॉसिस और दूसरा रीनल लॉसिस।
तो आप समझ सकते हैं कि अगर कैसा होता है कि अब वॉल्यूम लॉस होता है, मतलब यूरिन में आप जानते हैं कि मतलब यूरिन में वाटर और सोडियम दोनों ही लॉस होता है, और पेशेंट सिर्फ मतलब रिप्लेस सिर्फ और सिर्फ अगर वॉल्यूम के मतलब वाटर पानी ही पिएगा तो ये हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। मतलब यूरिन में सोडियम और वाटर दोनों जा रहा है, और मतलब इंसान सिर्फ और सिर्फ वाटर ले रहा है, तो अल्टीमेटली डाइल्यूट हो जाएगा और हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई एक्सटर्नल और रीनल कॉजेस। और ये हम इन्हें क्लासीफाई कैसे करेंगे, ये तो यूरिन सोडियम के हिसाब से, और यूरिन सोडियम के हिसाब से मतलब अगर रीनल कॉजेस होंगे तो उसमें से अगर रीनल कॉजेस होंगे तो उसमें यूरिन सोडियम ज़्यादा मिलेगा, ये एक याद रखने वाली बात हो गई। और दूसरा एक मिनट मैं आपको अगर ये क्लैरिफाई कर दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आल्डोस्टेरोन की वजह से यूरिन सोडियम डिसाइडेड होता है, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आल्डोस्टेरोन सिस्टम परफेक्टली काम कर रही है तो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और यूरिन सोडियम कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये सब कॉजेस है, जीआई या फिर स्किन लॉसेस या फिर थर्ड स्पेसिंग, इन सब में मतलब आल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। पर जबकि रीनल कॉजेस में क्या होगा कि रीनल कॉजेस में मतलब रास सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आल्डोस्टेरोन एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आल्डोस्टेरोन मतलब एक्ट नहीं करेगा तो आपको यूरिन सोडियम ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये सब कंडीशंस तो आप समझ सकते हैं कि रीनल कंडीशंस में क्यों मतलब यूरिन सोडियम ज़्यादा मिलता है। और एक और यह चीज़ स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा कि सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि अगर मतलब कोई भी इंट्राक्रैनियल डिसीज हो, जैसे कि ट्रॉमा, ट्यूमर, हेमरेज, इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन या फिर ऐसी कोई भी चीज़ की वजह से मतलब अब बॉडी सॉल्ट लॉस करने लगेगी, तो यूरिन में मतलब सॉल्ट लॉस ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यूरिन में अब सॉल्ट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो यूरिन सोडियम ज़्यादा मिल जाएगा। ये बात हो गई हाइपोवॉल्यूमिक की। अब मैं बात करूँगा यूवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। तो यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के बहुत सारे कोर्स है। तो मैं सबसे पहले अगर एफआईएडीएच की बात करूंगा तो आप मैं यहाँ बता दे चलना चाहता हूँ कि एफआईएडीएच वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। तो मतलब आप जैसे कि हाइपोथायराइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, ये सब कोर्सेज को आप एक्सक्लूड कर देते हैं तो उसके बाद आपको एफआईएडीएच डायग्नोसिस होता है। और एफआईएडीएच में एक और बात होती है कि उसमें हाइपोयूरिसीमिया होता है, यूरिया कंटेंट ब्लड में कम होता है। पर जो अगर आप एफआईएडीएच डायग्नोसिस कर रहे हैं और ब्लड में यूरिया कंटेंट ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको मतलब उसका कॉज ढूंढना होगा कि वो क्यों है और उसे करेक्ट करना होगा। तो ये और एफआईडीएच के हम कॉज के बारे में अगर बात करें तो ये मेनली सीएनएस लीजन की वजह से होता है। एक मिनट, सीएनएस लीजन की वजह से होता है, फिर पल्मोनरी कॉजेस के कारण और मेलिग्नेंसी के कारण होता है। अब जैसा कि सीएनएस में देखेंगे कि ट्यूमर, इन्फेक्शन मतलब ये सभी कॉजेस, और पल्मोनरी में इन्फेक्शन, नियोप्लाज्म, ये सब कॉजेस। तो आप एक बात तो समझ जाएंगे कि मतलब एफआईएडीएच और सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम के मतलब दोनों के कॉजेस और मतलब सिम्टम कई कई सिमिलर होते हैं। तो आपको इन दोनों में डायग्नोसिस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दोनों की ट्रीटमेंट क्योंकि अलग अलग होगी। तो ये एक बात हो गई, ये हो गई एफआईएडीएच के बारे में बात। और अगर हम यहाँ दूसरी बात करूँ कि हाइपोथायराइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी के कारण, तो आप समझ सकते हैं कि हाइपो मतलब थायराइड अगर ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप, तो आप जानते हैं कि ये T3 T4 होंगे, वो इसे स्टिमुलेट करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप को। अगर यहाँ T3 T4 कम हो जाते हैं तो मतलब सोडियम का बाहर आना कम हो जाएगा, इसकी वजह से मतलब हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, तो आप जानते हैं कि मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एक्शन भी थोड़ी बहुत मिनरल कॉर्टिकॉइड से सिमिलर होती है। तो आप यहाँ समझ जाएंगे कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो इसकी उसकी वजह से आपको यहाँ हाइपोनेट्रेमिया मिलेगा। और ये हो गई यूवोलिमिक की। और उसके बाद आता है कि साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। तो साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में क्या होता है कि मतलब अगर पेशेंट को साइकोजेनिक मतलब वो दिन का 10-15 लीटर पानी पीता है को, तो उसकी वजह से होता है। तो एक बात आप किडनी के बारे में जान ले कि मतलब अगर किडनी की जैसे कि कॉन्सनट्रेटिंग कैपेसिटी होती है उतनी वैसे ही डाइल्यूटिंग कैपेसिटी होती है। मतलब अगर मतलब किडनी ऐसा नहीं होता कि किडनी फ्री पानी का वाटर
कंटेंट बढ़ जाए तो किडनी सिर्फ और सिर्फ वाटर एक्सक्रीट करे, ऐसा नहीं होता। मतलब यहाँ उसकी डाइल्यूटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम मतलब 50 तक होती है। मतलब ये 50 मिली ऑस्मोल पर केजी के उतने डाइल्यूट यूरिन से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि यूरिन मतलब आप पानी कितना भी पिए पर यूरिन में हमेशा H2O के साथ साथ सोडियम भी लॉस होता जाएगा। तो अब यहाँ क्या होता है कि ये पेशेंट जो होता है वो बहुत पानी पीता है, 10-15 लीटर पानी पीता है और किडनी और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी, पर उस डाइल्यूट यूरिन में भी थोड़ा बहुत सोडियम होगा। तो मतलब सोडियम अल्टीमेटली लॉस होता जाता है और सिर्फ और सिर्फ वाटर कंटेंट ही उसे रिप्लेस करता है, तो अल्टीमेटली हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ये इसकी वजह से ये साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया हो गया। और दूसरा है लो सॉल्यूट डाइट। तो लो सॉल्यूट डाइट में मतलब कैसा होता है कि अगर इंसान मतलब सोडियम कंटेंट लेना कम कर दे तो उसकी वजह से मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर इंसान सिर्फ और सिर्फ वाटर ही ले और सॉल्यूट कंटेंट कम ले तो अल्टीमेटली हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा। और इसे मतलब अगर इसे एक टर्म आती है बियर पोटोमेनिया। बियर पोटोमेनिया में क्या होता है कि मतलब इंसान सिर्फ और सिर्फ दारू पीता है और मतलब सॉल्यूट उसमें नहीं होते, तो अल्टीमेटली अल्कोहल के मतलब अल्कोहल कंटेंट के में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा। तो यहाँ एक आ गया बियर पोटोमेनिया और लो सॉल्यूट डाइट। और एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया के बारे में, वैसा मतलब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब जैसा कि आप जानते हैं कि वियतनाम वॉर हुआ था, उसमें मतलब जो अमेरिकन जो पकड़े जाते थे सोल्जर्स, उन्हें उन्हें मतलब वाटर टॉर्चर किया जाता था। उसमें वो मतलब क्या करते थे कि जो वो कैप्चर्ड सोल्जर्स होते थे उन्हें मतलब बहुत सारा पानी पिलाया करते थे। तो अल्टीमेटली आप जानते हैं कि ये एक टाइप का साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया हो गया, तो उसे उन्हें बहुत सारा पानी पिलाया करते थे, उसकी वजह से हाइपोनेट्रेमिया हो जाता था। और उसके कारण आप उसके सिम्टम अगर जानेंगे कि उसमें सेरेब्रल एडिमा, हेडेक जैसे मतलब सिम्टम्स आएंगे, तो वो सब सिम्टम्स आते थे। मतलब ये एक टॉर्चर का तरीका था, बहुत सारा पानी पिलाना। और अ, और एक और उसके बाद में बात करूँगा एक सीकेडी के मैं बात में के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि मतलब बॉडी 50 मिली ऑस्मोल पर केजी डाइल्यूट यूरिन से कम डाइल्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब ये 45 या 40 जितना डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। पर अगर इंसान को मतलब सीकेडी हो जाए तो उसमें क्या होगा कि ये जो कैपेसिटी वो 50 की थी वो अब 100 या 100 से लेकर 250 तक हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अब बॉडी सीकेडी में इससे ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो अगर इतना डाइल्यूट यूरिन आएगा तो उसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर उसमें सोडियम बहुत ही जल्दी लूज हो जाएगा। तो अगर मतलब सीकेडी का पेशेंट थोड़ा बहुत भी पानी ज़्यादा पी ले तो उसे हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। तो मतलब स्लाइट वाटर कंटेंट की वजह से भी हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। तो ये एक और कॉज हो गया। और उसके बाद आता है ऑस्मोस्टेट का रीसेट हो जाना। तो ये कब होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप समझिए कि अगर 250 लेवल ऑस्मोलरिटी ब्लड की हो जाए तब एडीएच रिलीज होता है नॉर्मली। तो पर अगर ये ऑस्मोस्टेट ये 250 था, अब ये रीसेट होके अगर समझिए कि ये 260 हो गया, मतलब बॉडी की ऑस्मोलरिटी, बॉडी में वाटर थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो एडीएच का रिलीज स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत सारा वाटर मतलब रीएब्सॉर्ब करने लगेगा। तो इसकी वजह से हाइपोनेट्रेमिया होता है। ये रीसेट ऑस्मोस्टेट किन कंडीशंस में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और यूवोलिमिक में और में एक और यूवोलिमिक और कई बार मतलब हाइपोवोलिक में एक और कॉज आता है डायूरेटिक्स। तो मैं अगर डायूरेटिक यहाँ मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि दो टाइप के डायूरेटिक, एक थायराइड और एक लूप डायूरेटिक्स। तो आप समझ सकते हैं कि लूप डायूरेटिक्स यहाँ पर एक्शन करेंगे और यहाँ मतलब क्या होता है कि अगर यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब यूरिन की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी इस रीजन में होती है, इस थिक अफेंडिंग लूप में। तो और थायराइड मतलब अगर लूप डायूरेटिक्स होंगे वो इसे डिसरप्ट कर लेंगे, इसलिए यूरिन की मतलब जो कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी थी वो अब लूज होगी और मतलब और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। और जबकि थायराइड ऊपर यहाँ एक्शन करते हैं तो मतलब यहाँ यूरिन की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। तो अगर आप तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस डाययूरेटिक के कारण हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है, तो वो होगा थायराइड के कारण। क्यों? क्योंकि अगर लूप डाययूरेटिक तो अल्टीमेटली मतलब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है, पर थायराइड डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये मतलब थायराइड्स में
कि थायराइड्स वो हाइपोनेट्रीमिया करेगा। तो ये हो गई बात, और ये कंसेप्ट आपको जानना ज़रूरी था क्योंकि ये आगे भी ट्रीटमेंट में भी काम लगेगा। और अगर उसके बाद मैं बात करूँगा एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब एथलीट्स जो होते हैं वो मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, तो वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से एडीएच बढ़ता है, और एक्सरसाइज में मतलब मतलब पसीना भी बहुत होता है, और एथलीट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीते हैं। तो पानी मैराथन, जैसे कि मैराथन रनर्स, तो वो पानी ज़्यादा पीने के कारण क्या होगा कि मतलब स्वेट के ज़रिए सोडियम और वाटर दोनों लूज़ हो रहे हैं, और जबकि एथलीट सिर्फ और सिर्फ वाटर इनटेक ले रहा है, तो अल्टीमेटली ये हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। तो ये हो गई यू वॉल्यूमिक की बात, और उसके बाद आता है हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशंस। तो ये इस हाइपर वॉल्यूमिक में क्या होता है कि बॉडी में वाटर कंटेंट तो ज़्यादा होता ही है, पर जो इंट्रावास्कुलर मतलब वाटर हो वो कम हो जाता है। जैसे कि आपको समझाता हूँ कि हार्ट फेल्यूर, तो हार्ट फेल्यूर में क्या होता है कि हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा मतलब उसकी वजह से मतलब अल्टीमेटली एडीएच रिलीज होगा। तो एडीएच रिलीज होगा, उसके वो कारण हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिरोसिस में क्या होगा, तो उसमें जैसे कि असाइटिस हो जाएगा, तो मतलब बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है पर इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड कम है। तो मतलब जैसा कि इंट्रावास्कुलर में फ्लूइड कंटेंट कम हो गया तो एडीएच रिलीज होगा, और वो वाटर रीएब्जॉर्ब मतलब करेगा। तो मतलब अल्टीमेटली है हाइपरवॉल्यूमिक और वाटर रीअब्जॉर्प्शन एडीएच करता है, तो वो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। और वैसा ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। तो और इसके बाद मैं बात करूंगा साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हाइपोनेट्रीमिया की। तो एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि मतलब हाइपोनेट्रेमिया में सेरेब्रल इडीमा होता है। तो उसका रीज़न क्या है, तो आप समझ जाएँगे कि मतलब ये वास्कुलर कंपार्टमेंट हाइपोनेट्रेमिक हो गया है, और ये मतलब ये जो नॉर्मल सेल्स होंगे वो आइसोटोनिक होंगे, तो वाटर शिफ्ट यहाँ से अंदर तक मतलब वाटर शिफ्ट अंदर होगा। तो ये सारे के सारे सेल्स मतलब उसका स्वोलन हो जाएँगे, और इसकी वजह से मतलब सेरेब्रल इडीमा हो जाएगा। और कई बार कैसा होता है कि अगर मतलब आप जैसा कि जानते हैं कि क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया, तो उसमें मतलब वो ब्रेन एडप्ट कर लेता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मतलब ब्रेन में ये नॉर्मली जो कंटेंट होते हैं जैसे कि क्रिएटिन, बीटेन, ग्लूटामेट, मायोइनोफेटोल और टोरिन, ये जो ऑस्मोलाइट्स होते हैं जो नॉर्मली सेल के अंदर होते हैं, तो अब कंपेंसेट करने के लिए क्या ब्रेन के सेल्स क्या करेंगे कि इन्हें बाहर फेंक देंगे। इन्हें अगर बाहर फेंक देंगे तो ये कंपेंसेट हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया कंपेंसेट हो जाएगा, और कंपेंसेट हो जाएगा, और ये होगा क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया। तो क्रोनिक कब कहते हैं कि जब ये 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाए। और अब मैं बात करूँगा सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये सिम्टमेटिक ही होगा, तो सबसे पहले सिम्टम्स कौन से आते हैं, तो वो होते हैं गेट डिसऑर्डर्स और बार बार गिर जाना, फॉल्स। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि सेरेब्रल इडिमा होगा तो उसकी वजह से हेडेक, लिथार्जी और डिसोरिएंटेशन होगा, और अल्टीमेटली कन्वल्जन्स, कोमा और डेथ हो जाएगी, और सेरेब्रल इडिमा की वजह से आप या हर्निएशन भी हो सकता है। तो ये हो गई साइन एंड सिम्टम्स की बात। और अब मैं बात करूँगा ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं जैसा कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो आप जानते हैं कि ये था सूडो हाइपोनेट्रेमिया। तो आप जानते हैं कि ये कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद आता है हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रेमिया की ट्रीटमेंट। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो हम जो ग्लूकोज या फिर मैनिटोल था वो अब हम उसे स्टॉप कर देंगे, मतलब ग्लूकोज हो तो मतलब उसकी ट्रीटमेंट करके मैनिटोल ड्रिप मतलब हम बंद कर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब एब्रप्टली स्टॉप नहीं करनी चाहिए। अब आप उसमें मैं अगर आप बताऊँ कि अब क्या होगा कि मतलब वास्कुलर कंपार्टमेंट है वो हाइपरटोनिक है, और अब आप जैसे कि उसमें से अब कम हो जाए, और जो ये हाइपरटोनिक था और अब ये कम हो जाए, मतलब हाइपोटोनिक हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सारा वाटर कंटेंट था, एक मिनट, अब ये पहले जैसे कि समझिए कि ये पहले हाइपरटोनिक था, और अब इसमें से हमने ग्लूकोज और मैनिटोल निकाल दिया, तो अब ये हाइपोटोनिक हो गया, और हाइपोटोनिक होने की वजह से ये सारा वाटर शिफ्ट सेल के अंदर हो जाएगा, तो उसमें सेरेब्रल इडीमा हो जाएगा। तो आपको याद रखने वाली बात है कि इसकी मतलब रैपिड ट्रीटमेंट से सेरेब्रल इडीमा होता है, ऑस्मोटिक डिमाइलिनेशन सिंड्रोम नहीं होता, वो हाइपोटोनिक में होगा।
तो अगर मैं हाइपोटोनिक के बारे में बात करूँगा, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के बारे में कि उसमें उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो उसमें हम मतलब हाइपोवोलीमिया है तो और हाइपोनेट्रीमिया भी है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट में एनएस देंगे। आप जानते हैं कि मतलब अगर बॉडी के मतलब जो 0.9 NaCl देंगे, तो मतलब आप जानते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है और ये बॉडी फ्लूइड हाइपोटोनिक है। तो मतलब ये इस बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में ये नॉर्मल सलाइन होता है, वो भी थोड़ा-सा हाइपोटोनिक ही है। तो इसकी वजह से मतलब एनएस हम इसमें देंगे। तो इन सब कंडीशंस में एनएस हो गया, पर एक समझने वाली बात यहाँ है सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम में उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो उसमें 3% NaCl देते हैं, हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ वाटर लॉस नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट लॉस ही होता है। तो अल्टीमेटली हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ट्रीटमेंट में सॉल्ट ही देंगे। तो ये हो गई बात। और उसके बाद मैं बात करूंगा हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। तो आप जानते हैं कि इन सब कंडीशंस में मतलब वाटर मतलब बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड ज़्यादा ही है, तो आपको यहाँ एनएस नहीं देना चाहिए। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, तो डायूरेटिक्स देंगे। और डायूरेटिक में के बारे में मैंने आपको बताया था कि थाइजाइड डायूरेटिक्स होती है, वो हाइपोनेट्रीमिया करती है, ना कि लूप डायूरेटिक्स। तो आप ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो आप ट्रीटमेंट में लूप डायूरेटिक्स देंगे यहाँ। तो इन सब कंडीशंस में लूप डायूरेटिक्स ट्रीटमेंट में आती है। और इसमें आप मतलब वेपटांस भी दे सकते हैं, एडीएच एंटागोनिस्ट जिसे हम वेपटांस भी बोलते हैं। तो पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब वेपटांस का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है लीवर डिसीज, तो मतलब आप सीरोसिस में वेपटांस नहीं देंगे। और अब मैं बात करूंगा यू वॉल्यूमिक की ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट आप इस सब की कंडीशन में मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होगी ट्रीटमेंट। ये आप जानते हैं कि सबसे पहले ट्रीटमेंट होगी मतलब वाटर रिस्ट्रिक्शन, मतलब पेशेंट को बोलेंगे कि अब वो पानी कम पिए। और उसके साथ हम मतलब सॉल्ट टेबलेट्स भी देंगे, यूरिया टेबलेट्स भी देंगे, जो सॉल्ट लेवल बढ़ाने के में काम आएगा। और इस सब से भी ना हो तो जैसा कि अब हम उन्हें देंगे डेमिक्लोसाइक्लिन। तो आप जानते हैं कि डेमिक्लोसाइक्लिन वो नेफ्रोजेनिक डीआई करता है। तो यहाँ डेमिक्लोसाइक्लिन क्या कर देगा, यहाँ रिसेप्टर्स को मतलब यहाँ डैमेज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एडीएच एक्शन बंद हो जाएगी। जो ये हो गया। पर एक क्रोन मतलब और उसके बाद आता है 3%। और इस सब से भी ना हो तो हम 3% NaCl या फिर टोलवेप्टान मतलब वेप्टान्स भी दे सकते हैं। तो 3% NaCl और वेप्टान्स उसके ट्रीटमेंट में होगा अगर वो सीवियर हो तो। और एक और बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मतलब हाइपोनेट्री में हमको अगर सीवियर मतलब ड्यूरेशन के बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्यूट और क्रोनिक के बाद। तो एक्यूट में आप जानते हैं कि अगर एक्यूट में हमें रैपिड करेक्शन हम कर सकते हैं, तो हम एक्यूट में की ट्रीटमेंट में 3% NaCl या फिर वेप्टान्स जैसी ड्रग्स मतलब देंगे। और क्रॉनिक में जैसा कि मैंने ये तो सब ट्रीटमेंट बताई, वाटर रिस्ट्रिक्शन देना, फिर सॉल्ट टेबलेट्स देना, वो सब हम क्रॉनिक में करेंगे। पर अगर क्रॉनिक हो और उसमें सिम्टम्स भी आ रहे हो तो हम उस कंडीशंस में 3% NaCl और वेप्टान्स जैसे देंगे। और मैं बात करना चाहूँगा आखिर में ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम के बारे में। तो वो क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया के रैपिड करेक्शन से होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि क्रॉनिक जो 48 आवर्स से ज़्यादा होता है उसमें बॉडी कंपेंसेट कर लेती है सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड्स को बाहर फेंक के। तो अगर हम मतलब हाइपोनेट्रीमिया को रैपिडली करेक्ट कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ जो ब्लड ब्रेन बैरियर था वो डिसरप्ट हो जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स अब अंदर आ जाएंगे और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स मतलब नर्व फाइबर्स को डैमेज कर लेंगे और डीमाइलिनेशन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया हो तो आपको मतलब उसका जो करेक्शन होता है वो 4 to 6 मिली इक्विवेलेंट मतलब 4 to 6 मिलीमोल पर डे जितना ही रखना चाहिए। अगर आप 10 से ज़्यादा करेक्ट करेंगे तो आपको ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वो सबसे पहले उसमें ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, फिर उसके बाद क्वाड्रिपेरेसिस हो जाता है और सूडो बल्बर पाल्सी हो जाता है। मतलब हम इसे ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन को पोंटाइन माइलियोनेलिसिस सिंड्रोम भी बोलते हैं, मतलब पॉन्स में डीमाइलिनेशन हो जाता है। तो अब आपका एक और टर्म आपको ने सुनी होगी कि लॉक्ड इन सिंड्रोम हो जाता है। मतलब कि ये मतलब लॉक्ड इन सिंड्रोम में क्या होता है कि सेंसरी सिस्टम अब परफेक्टली काम करती है पर मोटर सिस्टम अब काम नहीं कर सकती, तो मतलब पेशेंट अब हिल नहीं पाएगा वो
अब मतलब क्वाड्रिपेरेसिस हो जाएगा। ये हो गया ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। और उसके रिस्क फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं? तो वो होता है कि 120 से कम हाइपो मतलब 120 से कम सोडियम लेवल, लिवर डिसीज़ और मालनरिश पेशेंट। ये सब आप जान सकते हैं कि ये सब किसमें कॉमन होंगे, तो वो अल्कोहलिक पेशेंट में भी कॉमन होंगे। तो मतलब आपको अल्कोहलिक पेशेंट को मतलब हाइपोनेट्री में ट्रीट करने के वक़्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम की ट्रीटमेंट क्या होगी? तो मतलब जैसे कि अब हम रैपिड सोडियम करेक्शन मतलब सोडियम बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो हम ट्राई करेंगे कि सोडियम कम हो जाए। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो DDABP और प्लस 5 डेक्स्ट्रोज़, तो हम उसे डेस्मोप्रेसिन और 5 डेक्स्ट्रोज़ में देंगे। मतलब जो हम एक तरह से हाइपोनेट्रीमिया क्रिएट करेंगे इसकी ट्रीटमेंट में और उसके प्रिवेंशन के लिए। और कई बार क्या होता है कि अगर हम जैसे कि अंडरलाइन इटियोलॉजी को ट्रीट करने लगेंगे, तो सोडियम लेवल बहुत ही जल्दी मतलब बढ़ने लगेगा। तो उसकी वजह से भी हमें चांस होता है कि सोडियम लेवल ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम बहुत ही जल्दी हो जाए। तो हम ओवर करेक्ट को कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो ये सेम चीज़ यही है कि ओवर करेक्शन को DDABP और 5 डेक्स्ट्रोज के ज़रिए हम कम कर सकते हैं। तो ये हो गई ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम की बात। और आखिर में मैं बात करूँगा वेप्टान्स के बारे में। तो वेप्टान्स कब दिए जाते हैं? तो वो एक्यूट में दे सकते हैं और क्रोनिक हाइपोनेट्रिमिया जो सिम्प्टोमेटिक हो उसमें दे सकते हैं। और वेप्टान्स आप FDA अप्रूव 2 ही वेप्टान्स है, टोलवेप्टान और कोनीवेप्टान। जो टोलवेप्टान होता है वो ओरली दिया जाता है और जो कोनीवेप्टान होता है वो IV दिया जाता है। तो और वो वेप्टान्स का कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? तो वो लीवर डिसीज़ में वेप्टान्स नहीं दिया जाता। अगर लीवर सिरोसिस या फिर अल्कोहलिक पेशेंट हो तो उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें वेप्टान्स लीवर डिसीज़ हो तो वेप्टान्स नहीं दे सकते। और अगर एक और बात की, अगर हम 3% NaCl दे रहे हैं तो उसमें वेप्टान्स नहीं देने चाहिए। तो ये हो गई। तो थैंक यू। ये था मेरा मतलब हाइपोनेट्री के बारे में लेक्चर। तो थैंक यू गाइस।